याद रखिएगा जीवन के अंदर इस बात को कि जीवन के अंदर कुछ अच्छा करने के लिए हमेशा प्रयास करना पड़ता है। और अच्छा करना जिस दिन आप बंद कर दोगे, गलत या और दूसरी चीज़ें जो बिना काम किए व्यर्थ की है वो स्वतः है जो होती चली जाएगी, उनकी आदत आपको लगती चली जाएगी। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। प्रारंभ करते हैं हिंदी साहित्य इतिहास प्रश्नोत्तरी टेस्ट वीडियो संख्या 72। इससे पूर्व के आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो आप। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है जिस पर 8700 से अधिक लोग हैं, जो साथी है जो जुड़ चुके हैं। यहाँ पर भी मैं सवाल सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। और सेकंड ग्रेड हिंदी की 1 लाइनर पुस्तक का अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो आप जाकर देख सकते हैं। और कोई साथी अगर फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम बाद खरीदना चाहे तो बाद में भी ले सकते हैं, ठीक है। चलो प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल देखिए साथियों, मुझे नहीं पता आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा, लेकिन मैं पूरी ईमानदारी के साथ समर्पित भाव के साथ इस रूप में प्रयास कर रहा हूँ कि आपको टू द पॉइंट चीज़ें दूँ, बिना आपका समय जाए किए। और जो परीक्षा के अंदर महत्वपूर्ण है, जो पूछी जाती रही है, वही चीज़ें दूँ केवल, ना कि ये भी है और वो भी है। सारा कुछ वीडियो का टाइम वाइम बढ़ाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं होता कभी। पहला सवाल देख लीजिए आप। फिर आप इनमें छायावाद की विशेषताओं से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति, कल्पना की अतिशयता, सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह और सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण। छायावाद की विशेषताओं से कौन सा विकल्प ठीक नहीं है? उत्तर हो जाएगा डी, सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण वाला मामला है जो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है छायावाद में, ठीक है। जबकि कल्पना की अतिशयता हो गई, रूढ़िवादी या सामंतवादी परंपरा का विरोध हो गया, आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति हो गई, ये प्राकृतिक चित्रण, थोड़ा रहस्यवाद, राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति, ये सारी की सारी छायावादी युग की साहित्यिक विशेषताएं देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर डी विकल्प है जो सही नहीं है। दूसरा सवाल, इस प्रकार का सवाल भी कहीं पर पूछा जाता है कि जो चर्चित कविताएं होती हैं, उनकी जो चर्चित पंक्तियां हैं, उनका अर्थ कई बार पूछ लिया जाता है। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। इन पंक्तियों में व्यक्त कौन सा भाव है जो व्यक्त है? अंध रूढ़ी की प्रतिक्रिया, पूंजीपतियों के प्रति घृणा, भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति, या फिर शोषक वर्ग की मनोवृत्ति। तो क्या चीज़ है यहाँ पर? तो यहाँ पर मिलती है साहब अपने सी, भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति है जो देखने को मिलती है, परिलक्षित होती है इस पंक्ति के माध्यम से। और ये जो पंक्ति ये किनकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता भिक्षुक से। कविता पूछ ले किस कविता की है, तो भिक्षुक की है। और कविता किसकी है? निराला की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये काव्य पंक्ति है साहब। अगला सवाल, माफ कीजिए साथियों, अगला सवाल है परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की है जो सृष्टि होती है, और ये कथन किसका है? कौन कहते हैं कि परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में जब पड़ती है तो छायावाद की सृष्टि होती, सृजना होती है? डॉक्टर नगेंद्र रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा? उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा डी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ये हो गया यहाँ पर। शुक्ल साहब का जरूर ये कथन सुन लीजिएगा आप, कई बार पूछा गया है। शुक्ल कहते हैं कि छायावाद जो शब्द है इसका प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। छायावाद शब्द का शुक्ल क्या बताते हैं? छायावाद शब्द का अर्थ दो अर्थ बताते हैं। किसके? छायावाद के। शुक्ल दो कोण से? पहला तो बताते हैं रहस्यवाद। शुक्ल कहते हैं कि पहला अर्थ रहस्यवाद के अर्थ में लेना चाहिए और दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। पहला रहस्यवाद, दूसरा नाम लेते हैं
काव्य शैली या फिर पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है जो अपने छायावाद शब्द का जो प्रयोग देखने को मिलता है। अगला सवाल, इन कवियों को आरोही क्रम में है जो व्यवस्थित करना। देखो कई बार आता है अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में, और कई बार पूछा जाता है आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। तो बताओ कौन सा विकल्प ठीक है जो होगा। तो विकल्प यहाँ पर बी है जो ठीक होगा। 1 नंबर पर आएगा प्रसाद, 2 पर निराला, 3 पर पंत और 4 पर महादेवी। अब कैसे आएगा तो देखो, मैं यहाँ पर 1 नंबर लिख देता हूँ, फिर नीचे 2 नंबर में निराला समझ लेना, 3 में पंत और 4 में महादेव। देखो 1 नंबर में प्रसाद बताया मैंने, तो प्रसाद का आपको मिलता है 1889 से 1937 जीवन काल में मिलता है। निराला की बात करूं 1899 से 1961 देखने को मिलता है। पंत की बात करें 1977 तक, और वर्मा की बात करें महादेव तो 1907 से 1977। इनकी रचनाओं को जरूर ध्यान में रखिएगा आप। तो देखिए आरोही क्रम में बढ़ते हुए, तो 89, 99, 1900 और 1907। ठीक बात। चलो प्रकृति का, अब आप बोलो गुरुजी यार आसान सा सवाल है ये। सवाल आसान है लेकिन इसकी डिस्क्रिप्शन आपको अच्छे से याद रखनी जरूरी है, और कईयों को आसान सवाल भी है जो नहीं आता है, तो नहीं आता तो उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? प्रसाद, निराला, पंत, बच्चन। प्रकृति का सुकुमार राजकुमार, तो कौन हो जाएगा उत्तर? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी। पंत को है जो कहा जाता है सुकुमार कवि या सुकुमार राजकुमार। बी विकल्प यहाँ पर ठीक होगा। अब देखिए प्रसाद की मैं बात करूँ, प्रसाद को क्या कहा जाता है पता है? कलादरिया झारखंडी, इनके उपनाम क्या मिलते हैं? प्रसाद के उपनाम कलादरिया झारखंडी उपनाम मिलते हैं प्रसाद के। इस डिस्क्रिप्शन के लिए, इस व्याख्या के लिए मैंने ये सवाल लिया है। निराला जो है, निराला के बारे में क्या मिलता है? एक तो निराला नाम मिलता है इनका, और क्या मिलता है? महाप्राण आता है निराला, महाप्राण निराला। साहित्य शार्दुल, साहित्य शार्दुल ये भी इनके लिए आता है। ठीक है। पंत की बात करते हैं थोड़ा सा। तो पंत देखिए साहब, एक तो प्रकृति का सुकुमार ऊपर देख ही लिया हमने, अप्सरा लोक का कवि भी इसको कहा जाता है इनको, अप्सरा लोक का कवि। एक इनको कहा जाता है गोसाई दत्त पंत भी मिलता है इनका नाम, और स्वर सिद्ध भी कहते हैं इनको। इनके उपनामों में स्वर सिद्ध भी जुड़ा हुआ है। और बच्चन जो है अपने हरिवंश राय बच्चन, जनता के बीच के कवि है जो कहा जाता है इनको, जनता के बीच का कवि। सवाल है आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? सवाल तो आसान है लेकिन व्याख्या देखेंगे। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा महादेव वर्मा को। महादेव वर्मा को आधुनिक युग की कहा जाता है, मीरा कहा जाता है। ठीक है। महादेव वर्मा जो छायावाद के 4 स्तंभ है, कौन कौन से? जयशंकर प्रसाद नाम आता है, एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेव वर्मा, इनमें से 4 स्तंभों में से एक है। परीक्षा में यह सवाल भी कई बार पूछा गया, निम्न में से छायावाद का स्तंभ नहीं है, 3 दे देंगे, 1/4 है जो नहीं देंगे। ठीक है। छायावाद के 4 स्तंभों में नाम आता है महादेव वर्मा का। छायावाद की जो लघुत्रयी है, 4 स्तंभ तो पता ही है, ये ध्यान में रखना। छायावाद की लघुत्रयी, यह सवाल भी कई बार पूछा गया है साहब। लघुत्रयी, इनमें भी महादेव वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा। किनका नाम आता है? महादेव वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा। इनमें भी नाम आता है इनका। साथ ही महादेवी जो वर्मा है, इसको हिंदी के विशाल मंदिर की वीणापाणी भी कहा जाता है। तो परीक्षा में सवाल आ जाए, हिंदी के विशाल मंदिर की वीणापाणी किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। ध्यान में रखना। प्रमुख कृतियों की बात कर लेता हूँ मैं इनकी। तो आप सबको पता है, निहार,
रश्मि, नीरजा, सांदे गीत, यामा, देवशिखा, सप्तपर्णा, ये मिलती है रचना। और सुभद्रा कुमारी चौहान वीर रस की एकमात्र कवि मानी जाती है। मन्नू भंडारी का वास्तविक नाम महेंद्र कुमारी था। मन्नू भंडारी का क्या नाम था वास्तविक? महेंद्र कुमारी। सवाल है, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? तो पुष्प की अभिलाषा किसने रची साहब, बताओ? उत्तर हो जाएगा सी, माखनलाल चतुर्वेदी ने। ठीक है गुरुजी, माखनलाल चतुर्वेदी साहब ने लिख दी पुष्प की अभिलाषा। और एक भारतीय आत्मा के नाम से भी ये चतुर्वेदी प्रसिद्ध है। इनको और क्या कहा जाता है? ये सवाल भी कई बार पूछा गया। एक भारतीय आत्मा, चतुर्वेदी जी एक भारतीय आत्मा भी कहलाते हैं। कैदी और कोकिला इनकी एक और राष्ट्रभक्तिपरक प्रसिद्ध कविता है। क्या? कैदी और कोकिला, याद रखना, कैदी और कोकिला, ये भी राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कविता है। बाकी इनकी रचना में आपको पता है, हिम किरीटनी, क्या नाम आता है? हिम किरीटनी 1943, हिम तरंगिनी 1949, माता, समर्पण, ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, और हिम तरंगिनी जो रचना है, लिख देता हूँ यहाँ पर मैं और इसको, हिम तरंगिनी जो इनकी रचना है, इसके लिए इनको 1955 में, कब? माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिनी रचना पर 1955 में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार, कौन सा? फर्स्ट साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इनको नवाजा है जो गया था साहब। ठीक है, ये थे इस वीडियो में सवाल। चलो आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ मैं। सवाल है, जागो फिर एक बार। सवाल क्या है? जागो फिर एक बार, कई बार पूछा गया ये इस जो ये कविता है, जागो फिर एक बार, लेखक नाम बताना आपको। निराला है, दिनकर है, गणेश शंकर विद्यार्थी है, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी है। जागो फिर एक बार के लेखक कौन है, ये आप कमेंट करके बताना। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, ज्वाइन कर लें। आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें। और अपने सेकंड ग्रेड हिंदी की वन लाइनर बुक आ चुकी है। जो कोई भी मंगवाना चाहता है तो वीडियो डाला गया, उसमें नंबर दिए गए, उन पर व्हाट्सअप आपको मैसेज करना है और उसी नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे करके पेमेंट भेजना है। दीपावली तक 15% छूट है। किताब की फ़िक्स रेट 200 है। फ़िक्स रेट तो किताब की कितनी है? 200 है। 15% छूट दे देंगे तो 170 बुक की हो जाएगी प्राइस, और प्लस 30 रुपये आपको, अगर राजस्थान से हो 30 रुपये डिलीवरी चार्ज देना, यानी कि 200 रुपये है जो गूगल पे या फ़ोन पे आपको करना है। और आपको बुक है जो कुरियर आपकी सुविधा है तो अच्छी बात है, कुरियर से भेज दी जाएगी। कुरियर नहीं है तो आप जब स्क्रीनशॉट पेमेंट का भेजो और एड्रेस लिख कर भेजो मुझे व्हाट्सअप में, तो आप साथ में लिख दें अगर कुरियर नहीं है तो कि हमें तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा आप भेजें। ठीक है, और आउट ऑफ राजस्थान के जो किताब मंगवाना चाहते हैं उनके डिलीवरी चार्ज 60 से 70 रुपये के बीच में होता है। जो आप आउट ऑफ राजस्थान वाले मैसेज कर दें तो उस हिसाब से आपको बता देंगे। बुक की प्राइस 170 है, 30 रुपये आपके राजस्थान के डिलीवरी चार्ज, यानी कि 200 रुपये आपको पेमेंट है जो पहले करने, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।